मित्रों, परिजनों, सुधीजनों, आप सबका स्वागत है। आज भावगंगा का ये 9वां सोपान है। सूर्य के साथ, पक्षियों के साथ, पेड़ पौधों के साथ और आपके साथ इस प्रोग्राम को करते हुए, बातचीत करते हुए अद्भुत आनंद आ रहा है। जैसा कि हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि वो जो गज़ल कह रहा था उससे कुछ शेर बाकी रह गए हैं, वह आज चर्चा करेंगे। और वो जो मूलभूत प्रवृत्तियों को दर्शाते हुए, नई बात को कहते हुए कुछ शेर हैं, उन्हीं को आपके सामने रखेंगे। लेकिन सुबह का समय है और ये चिड़िया चहचहा रही हैं। चिड़िया अभी से नहीं चहचहा रही हैं, या सूर्योदय के बाद से ही नहीं चहचहा रही हैं। ये जब सूर्योदय होना था उसके 2 घंटे पहले से, सुबह 4 बजे से 3:30 बजे से चहचहाना शुरू कर देती हैं। तो इस पर मेरा एक शेर है, और जो अक्सर मुझसे लोग प्रश्न करते हैं उसके उत्तर के रूप में है। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप इतने आशावादी क्यों हैं, आपको क्यों लगता है कि भविष्य सुंदर है। और अगर कोई कहता भी है कि बहुत माहौल बुरा है, जिस पर मैंने पहले भी कहा, या कलयुग है, तो आप नहीं मानते हैं और आप कहते हैं कि सुंदर है। तो मेरा उत्तर यही होता है कि अगर आप अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, ईश्वर अभी भी धरती पर अच्छे बच्चे भेज रहा है, अभी भी आप बीज बो दीजिए तो पौधे उग जाते हैं, फूल खिल जाते हैं, तो फिर समय या ज़माना ख़राब कैसे है। अच्छे समय हमेशा है, बस हमको उस अच्छाई को और फैलाना है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी यही करती है, सब कुछ धीरे धीरे बेहतर होता जा रहा है। अरविंदो की फिलॉसफी भी यही कहती है कि कॉन्शियसनेस से सुपर कॉन्शियसनेस की तरफ जाना है। लेकिन फिर भी जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्यों इतने आशान्वित हैं, तब मैं उन्हें अपने 2 मुक्तक सुनाता हूँ। और वह मुक्तक इस सूरज के लिए, सुबह के लिए, चिड़िया के लिए है और आपके लिए। सुबह होने के पहले चिड़िया चहचहाती है, सुबह होने के पहले चिड़िया चहचहाती है, रोशनी की आहट घंटों पहले जनाती है। सुबह होने के पहले चिड़िया चहचहाती है, रोशनी की आहट घंटों पहले जनाती है। क्या कहे उससे पूछो कि कैसे वह यह सब जान जाती है। उससे पूछा कि वह कैसे यह सब जान जाती है, कैसे अंधेरे में सूरज का आभास पाती है, कैसे अंधेरे में सूरज का आभास पाती है। दूसरा मुक्तक है, क्या कहे, क्या तर्क दे वह बात बस इतनी, क्या कहे, क्या तर्क दे बात बस इतनी। देखिए चिड़िया बोल रही है बगल में बैठ कर के, आवाज़ आप तक जा रही होगी। क्या कहे, क्या तर्क दे वह बात बस इतनी, सूरज को भी अपना हिस्सा, अपना अंग बताती है। क्या कहे, क्या तर्क दे बात बस इतनी, सूरज को भी अपना हिस्सा, अपना अंग बताती। वही बात कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक विराट जीवंत शरीर है। उस शरीर में सूरज भी है, चिड़िया भी है, हम भी हैं, आप भी हैं। और यही विराट रूप हमारे, जिनको अवतार मानते हैं, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया है। और विराट स्वरूप दरअसल शरीर का विराटता नहीं दिखाया, वो संवेदना की विराटता को ही दिखाया है। वही संभव है। तो जब संपूर्ण सृष्टि एक विराट जीवंत स्वरूप है और हम उसके जीवंत अंग हैं, चिड़िया उसका एक जीवंत अंग है, तो वह अंग कहे कि वह शरीर ही उसका अंग है, तो उसमें क्या बुराई। अगर ये हाथ कहे कि ये सब हमारा ही अंग है, तो इसमें क्या बुराई है। चिड़िया कहे कि सूरज हमारा अंग है, तो क्या उसमें, ये हाथ कह सकता है कि ये पैर हमारा अंग है या सर हमारा अंग है। तो ऐसे चिड़िया अगर ये कहती है कि सूरज हमारा अंग है,
सूरज को भी अपना हिस्सा, अपना अंग बताती है, तो सत्य कह रही। लेकिन जब सूरज के साथ संवेदनात्मक रूप से जुड़ी होगी चिड़िया, तो जान जाएगी कि अब 4 बज गया है, अब सूरज यहाँ तक है, अब आने वाला है, सब कुछ जानेगी। तो वो संवेदना बहुत कुछ बताती है। भाई मैंने आपको बताया भी था कि जब कुछ सुनामी आई तो आदिवासी क्षेत्रों के, जिन क्षेत्रों में सुनामी आई वहाँ के कोई आदिवासी नहीं ख़त्म हुए, नहीं मरे, लेकिन जो टूरिस्ट थे वो ख़त्म हो गए। क्योंकि जब आदिवासी सबसे जुड़े हुए हैं, प्रकृति से, चिड़ियों से, वनस्पतियों से, कीड़ों मकोड़ों से, सबसे संवेदनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, सबसे एक तरह से बातचीत कर रहे हैं उनकी भाषा में, तो वह सब भी इनसे बातचीत कर रहे हैं और बताते हैं कि ये होने वाला है। लेकिन जो टूरिस्ट हैं, जो संवेदना के साथ सबसे वहाँ नहीं जुड़े हुए थे, वो बेचारे नहीं जान पाए कि क्या खतरा आने वाला है। क्या कहे, क्या तर्क दे वह बात, बस इतनी, सूरज को भी अपना हिस्सा, अपना अंग बताती है। वह सहज है जो जब भी मन में आता बोल देती है। वह सहज है जो जब भी मन में आता बोल देती है। मौन, संयम, भाषा या स्मृति का नहीं बोझा उठाती। और जो बोझे तो होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन ये भी बोझ बन जाता है अक्सर। मौन, उचित समय पे आप ना बोलें, मौन रह जाएं, मौन व्रत धारण कर लें, तो ये भी बोझ है। संयम, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। सहजता ज़्यादा ज़रूरी है। उससे जो सहजता के साथ जो संयम है तो ठीक है, लेकिन अनावश्यक संयम, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। संयम बोझ नहीं बन जाना चाहिए। भाषा भी बोझ नहीं बननी चाहिए कि हम इसी भाषा में बोलेंगे या यही भाषा सीखेंगे या यही भाषा जिंदाबाद। नहीं, धरती पर जितनी भाषाएं हैं सबको सीखना होगा, और जिस भाषा को आप सीखते हैं उस भाषा को बोलने वालों से आप वैसे ही जुड़ने लगते हैं। तो भाषा तो खिड़कियां हैं जिनके माध्यम से हम जुड़ते हैं, तो भाषा का बोझ उठाएं यह भी उचित नहीं है। और स्मृति, यह भी सबसे बड़ा बोझा है कि हम पास्ट में इतने ज़्यादा, स्मृतियों में इतने ज़्यादा खोए रहते हैं या उलझे रहते हैं या उसके बोझ में रहते हैं कि भविष्य नहीं देख पाते। इस पर हेलन केलर का आपने नाम सुना होगा, नोबेल प्राइज़ भी मिला है हेलन केलर को। शुरू से जन्मांध भी थी और बहरी भी थी, लेकिन उन्होंने अपनी साधना से, और हेलन केलर पर एक किस्सा भी है, वो कल सुनाएंगे, वो थोड़ा सा अंग्रेज़ी में है, उसका हिंदी बना करके। तो हेलन केलर जन्मांध थी, लेकिन अपनी साधना से उन्होंने अपनी और इंद्रियों को विकसित कर लिया था। उनका एक बहुत मशहूर वाक्य है जो मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी और अच्छा है, सबको जानना चाहिए, कि ईश्वर जब एक रास्ता बंद करता है तो कम से कम 2 रास्ते खोलता है या तमाम रास्ते खोल देता है। लेकिन दुर्भाग्य ये होता है या हमारी कमज़ोरी ये होती है कि हम उसी बंद रास्ते को देखते रह जाते हैं और जो खुले रास्ते हैं उनको नहीं देखते। ये बंद रास्ते को देखना, ये स्मृति का बोझा है, इससे ऊपर उठना होगा। खुला रास्ता, अगर उनकी आँख नहीं देख रही थी तो उन्होंने अपने चमड़े को, त्वचा को, आँख तक देखने तक, समझने तक, महसूस करने तक, आँख का काम भी त्वचा से लेना शुरू कर दिया। वो छू करके बता देती थी कि किस चीज़ का, किताब छुएंगी बता देंगे कि ये नीला इसका है कि पीला है कि सफ़ेद है कि हरा है। अब आप सोचेंगे कैसे, आँख तो है नहीं, लेकिन
आप जानते हैं कि रंग कैसे आते हैं, किसी चीज़ का रंग कैसे देखते हैं? जिस रंग को अगर रोशनी पड़ती है तो जिस रंग को वो वस्तु सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, वही उसका रंग बन जाता है और वही दिखता है, उसी रंग का वो दिखता है। आँख जो है जो उसको वही जो देखता है, वो जो उसका एब्जॉर्ब कलर है वही देखता है। तो और हर रंग जब एब्जॉर्ब होता है तो अलग अलग तापमान उसको देता है। इसीलिए आप देखेंगे कि काली चीज़ है तो छुए जाड़े में कुछ और लगेगी, पीली कुछ और लगेगी, लेकिन आप बहुत हल्का अंतर होता है, आप उतना महसूस नहीं करेंगे। लेकिन वो छू करके उन रंगों किस रंग बता देती थी, ये सब देख करके कि किस तापमान में क्या फाइनल डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर है। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, वह भारत आई थी, उन्होंने ये छू छू करके हर चीज़ का रंग बता दिया था। नेहरू जी भी आश्चर्यचकित थे। तो इसलिए वो जो तो चांद वाली किताब के टीचर की बात मैं कहता हूँ, वो यही है कि जिसमें जो क्षमता है उसको उकेरना होगा। ईश्वर ने जिसको कुछ इंद्रियां नहीं दी हैं, उसमें भी अनंत क्षमताएं दी हैं, उसको अपने दूसरी इंद्रियों के द्वारा वो पूरा कर सकता है। तो स्मृति का बोझा जब हम उठा लेते हैं और उसी चीज़ पे अपने को रोक लेते हैं और कुछ सोचते ही नहीं हैं, तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे भविष्य देखेंगे, कैसे अपनी शक्तियों को एहसास करेंगे। तो सुबह होने के पहले चिड़िया चहचहाती है, रोशनी की आहट घंटों पहले जनाती है। तो जो भविष्य में अच्छा होने वाला है उसकी आहट ये चिड़िया महसूस करती है और इसीलिए चहचहाती है। सुबह होने के पहले चिड़िया चहचहाती है, रोशनी की आहट घंटों पहले जनाती है। उससे पूछा कि वह कैसे यह सब जान जाती है, कैसे अंधेरे में सूरज का आभास पाती है। क्या कहे, क्या तर्क दे वह, बात बस इतनी, सूरज को भी अपना हिस्सा, अपना अंग बताती है। वह सहज है जो जब भी मन में आता बोल देती है। वह सहज है जो जब भी मन में आता बोल देती है। मौन, संयम, भाषा या स्मृति का नहीं बोझा उठाती है। इस पर मुझे एक और जीवन का सूत्र समझ में आया, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि वह सहज है जो जब भी मन में आता बोल देती है। कई स्थितियों में लोग गलत बात कहते हैं। एक है कि चुप रह जाएं और एक है कि सच्चाई का बयान कर दें, इस डर से कि कहीं वाद विवाद न होने लगे, कहीं झगड़ा न होने लगे। परिवार में अक्सर ऐसा होता है, पति पत्नी के बीच में अक्सर ऐसा होता है कि आपने जहाँ सही बात कही, दूसरा नाराज़ होकर के, उत्तेजित होकर के, हो सकता है पास्ट मेमोरीज़ के आधार पे या आगे क्या आप और कह सकते हैं, इस कल्पना के आधार पर वो लड़ाई झगड़े में तमाम सारी चीज़ें होने लगती हैं वाद विवाद में। तो इसमें इस सहजता का भी इस्तेमाल करना है और अपने विवेक का भी इस्तेमाल करना होता है। वह सहज है जो जब भी मन में आता बोल देती है। आप सहजता से अगर कोई गलत बात कह रहा है और सच्चाई आपके मन में आ रही है, आप जानते हैं, तो सच्चाई को कह दीजिए। लेकिन अगर वह फिर उसके बाद कुछ वाद विवाद आगे बढ़ाना चाहे, उसका स्पष्टीकरण चाहता है कि सच्चाई को थोड़ा और एक्सप्लेन करिए, तब तो ठीक है। अगर विमर्श के रूप में है तो ठीक है। लेकिन अगर वह उस पर और कुछ प्रतिक्रिया देना चाहता है जो कि वह अब उस टॉपिक से मतलब नहीं, उस सच्चाई से मतलब नहीं है, तब आप चुप रहिए। वह मौन वहाँ ज़रूरी है, वह मौन वहाँ बोझ नहीं है। तो मौन, संयम, भाषा या स्मृति कब बोझ बन जाते हैं, इसका एहसास भी करना होता है। तो क्या कहे, क्या तर्क दे वह, बात बस इतनी, सूरज को भी अपना हिस्सा, अपना अंग बताती है। वह सहज है
जो जब भी मन में आता बोल देती है। मौन, संयम, भाषा या स्मृति का नहीं बोझा उठाती है। और अब जैसा कि मैंने कहा था कि जो गज़ल कल सुना रहा था, डायरियाँ लिखता अनायास रहा, मुझे क्या पता कि ये उपन्यास रहा। हम लोग यहाँ तक हमने लोगों ने सुना था, चर्चा किया था, ये हर पल में एक नई शुरुआत की संभावना रही। हर पल में एक नई शुरुआत की संभावना रही। हर एक सांस में एक नया शिलान्यास रहा। हर एक सांस में एक नया शिलान्यास रहा। आगे कुछ और शेर सुनाते हैं। तुम्हारी कोशिशें रंग लाएंगी एक दिन, तुम्हारी कोशिशें रंग लाएंगी एक दिन, उनमें हमेशा ही भरा एक विश्वास रहा। ये विश्वास बहुत ज़रूरी है। अगर विश्वास ही नहीं होगा तो सफलता कैसे मिलेगी। दूसरे लोग तुम्हारी सफलता पर विश्वास तभी करेंगे जब खुद अपने को उस सफलता पे विश्वास होगा। इसे आत्मविश्वास भी कह लीजिए या उससे कुछ और। समझता बुनता रहा सृष्टि में रिश्तों के ताने बाने। समझता बुनता रहा सृष्टि में रिश्तों के ताने बाने। वही संवेदना का, वही मेरे लिए चरखा सूत कपास रहा। जो भी बोलता हूँ आपसे या लिखता हूँ, उसका चरखा सूत कपास जो भी है वो यही है। समझता बुनता रहा सृष्टि में रिश्तों के ताने बाने, वही मेरे लिए चरखा सूत कपास रहा। और सच्चे गहरे व तीखे भावों का असर होगा ज़रूर। सच्चे गहरे व तीखे भावों का असर होगा ज़रूर, भले ही न ठीक वाक्य विन्यास रहा। भले ही उसमें न ठीक वाक्य विन्यास रहा। इसका सबसे अद्भुत उदाहरण आप जो रेलवे की म्यूज़ियम है दिल्ली, वहाँ देखिए। एक बंगाली मौशाए किसी ट्रेन से जा रहे थे और जब पुराने ज़माने में जब ट्रेनों में बाथरूम नहीं हुआ करते थे, और हिंदुस्तान की ट्रेन सबसे डेवलप्ड है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं। दूसरे देशों में ऐसी सुविधाजनक ट्रेनें और जिसमें कि आप रात में सो सकते हैं, अमेरिका में भी नहीं है, कहीं बहुत कम, नहीं, रेयर। तो उस ट्रेन के जब शुरुआती दौर में वो बंगाली मुशाए जा रहे थे ट्रेन में, एक स्टेशन पे ट्रेन रुकी, उनको बाथरूम आया होगा, बाथरूम के लिए उतरे स्टेशन पे और उसके बाद नहाने लगे। तब तक वो ट्रेन चली गई और वो बेचारे नहाते नहाते दौड़े लेकिन ट्रेन पकड़ नहीं पाए। तब उन्होंने एक पत्र लिखा, जो भी या पत्र लिख करके वहीं स्टेशन मास्टर को दिया या शायद जो रेलवे के बड़े ऑफिसर्स होंगे उनको भेजा। और पत्र इतनी टूटी फूटी लैंग्वेज में है कि आप समझ नहीं सकते। और उसका भाव यही है कि ऐसा ऐसा हो गया है, भविष्य में ऐसा किसी और को तकलीफ ना हो, तो क्यों ना ट्रेनों में बाथरूम लगाए जाएं, वॉशरूम्स लगाए जाएं। आपको आश्चर्य होगा, वह पत्र जिसका वाक्य विन्यास और सब टूटा फूटा सब कुछ था, वह पत्र टॉयलेट ट्रेनों में बनाने लगाने के एक तरह से आविष्कार का या उसको मोटिवेट करने का या ज़रूरत महसूस करने का शुरुआती बिंदु बना। उसने इनिशिएट किया। तो भाषा महत्वपूर्ण नहीं, बहुत अलंकारिक भाषा के बहुत सारे ग्रंथ हैं लेकिन उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और प्रेम से भरी टूटी फूटी भाषा, कबीर के साथ दुक्कड़ी भाषा भी असर कर जाती है। तो भाषा, भाव इम्पॉर्टेंट है। भाषा तो बर्तन है, उस बर्तन में क्या भरा जा रहा है ये महत्वपूर्ण है। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि भाव महत्वपूर्ण है। भले ही वो टूटा फूटा व्यक्त किया जाए, लेकिन लोग भाषा पे इतना ध्यान देते हैं कि भाव बिल्कुल सेकेंडरी हो जाता है। बर्तन ही है वो, दिखावा की संस्कृति यही है कि हम बर्तनों पर ध्यान दें, उसके कंटेंट पे नहीं। आँखें निष्पक्ष थीं इसलिए सब कुछ दिखा। लोग कहते हैं उनको त्रिकाल दर्शन होता है।
त्रिकाल दर्शन और कुछ नहीं है। जब आपकी आंखें निष्पक्ष हो जाती हैं, संपूर्ण सृष्टि से जुड़ाव हो जाता है, उसको आप महसूस करते हैं कि उसके अंग हैं, तो वो निष्पक्षता ही त्रिकाल दर्शन भी करा देती है। तो आंखें निष्पक्ष थीं, इसलिए सब कुछ दिखा। निर्दोष पूर्ण दृष्टि रही, न कि महज कयास रहा। निर्दोष पूर्ण दृष्टि रही, न कि महज कयास रहा। कयास मतलब अंदाज। मेरी हर राह आम आदमी से होकर गुजरी, मेरी हर राह आम आदमी से होकर गुजरी, भले ही किसी के लिए यह गैर ज़रूरी प्रयास रहा, भले ही किसी के लिए यह गैर ज़रूरी प्रयास रहा। सिविल सर्विसेज में तो इस तरह के जो आम आदमी से इतना जुड़ा महसूस करता है, उन्हीं के बीच में रहता और बोलता और जाता है, उसको OLQ के अगेंस्ट कहते हैं। OLQ मतलब ऑफिसर लाइक क्वालिटी। ऑफिसर लाइक क्वालिटी ये है कि आप आम जनता से दूर महसूस करें। ये ब्रिटिश लीगेसी का ट्रेनिंग है। अभी हम पूरी तरह से हमारी जो सर्विसेज की ट्रेनिंग है सिविल सर्विसेज की, वो भारतीय नहीं हो पाई हैं, जनोन्मुख नहीं हो पाई हैं, वो नेता उन्मुख हैं। यह तमाम सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, उसमें यही कहा गया है कि आप विधायक लोग आएँ तो आप खड़े हो जाइए, ये करिए, इज्जत करिए, लेकिन आम आदमी आए तो उसकी इज्जत करिए, जो मालिक है वो आए उसकी इज्जत करिए, वो नहीं कहा गया। इसीलिए हम कहते हैं कि अभी यहाँ पर राजनीति चल रही है, लोक नीति नहीं। लोकतंत्र जब सही रूप में आएगा तो फिर आम जन से हो करके सबका रास्ता गुजरेगा, चाहे वो विधायक हों और चाहे सिविल सर्विसेज के लोग हों, चाहे जुडिशरी के लोग हों, और उन लोगों के आने जाने से आम जनता का रास्ता नहीं रोका जाएगा। संसाधनों पर सारे जीवों का हक है बराबर, संसाधनों पर सारे जीवों का हक है बराबर, किसी के पास जो भी रहा महज एक न्यास रहा। इसी को ट्रस्टी से प्रिंसिपल भी किया गया। ट्रस्ट मतलब न्यास, कि जो भी धरती पर है वो सबके लिए है, सारे जीव जंतु वनस्पतियों के लिए है, पेड़ों के लिए है। अगर हम उनका हक छीनेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हम ख़त्म हो जाएंगे। हम नहीं जानते कि वो हमारे लिए, वो भी हमारी भलाई के लिए ज़िंदा हैं और हमारे भलाई के लिए 24 घंटे काम करते हैं, या हम सब एक दूसरे की भलाई के लिए काम करते हैं, क्योंकि एक ही हैं। पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, पूरा एक ही विराट जीवंत शरीर है। और सहजता हमेशा होनी चाहिए। ये जितने भी तरह तरह के सामान आ गए, संसाधन आ गए, वो आ गया, लेकिन फिर भी जो अपने आंतरिक शक्तियां हैं, इस शरीर की शक्तियां हैं, उनको भूलना नहीं है, उनको भी जानते रहना है। अगर कोई बर्तन आपके पास ना हो और आप रास्ता यात्रा कर रहे हों तो चुल्लू से पानी पीने को भी तैयार रहिए। चुल्लू से पानी पीने को रहा तैयार, क्या फ़र्क पास में कभी लोटा न गिलास रहा। और अक्सर लोग कहते हैं कि हम इतनी दूर चले गए हैं कि रिश्ते कमज़ोर हो गए हैं। मैं इसको नहीं मानता। रिश्ते उतने ही प्रगाढ़ रहते हैं चाहे हम दूर रहें या पास। तो रिश्ते बढ़ते ही गए दूरियों के बावजूद, रिश्ते बढ़ते ही गए दूरियों के बावजूद, भले ही न वह हमेशा सदा पास रहा, भले ही वह न वह हमेशा पास रहा। हमेशा ही सबसे जुड़ा होने का खुलापन, ये बहुत अद्भुत लाइनें हैं। हमेशा ही सबसे जुड़ा होने का खुलापन, और इसका अभ्यास ही उसका राजे सुवास, उसकी जो सुगंध है उसका राज यही था कि हमेशा ही सबसे जुड़ा होने का भाव और खुलापन, और इसका अभ्यास ही उसका राजे सुवास रहा। जो ताजी हवा है, ताजगी, सुगंधित शीतल मंद सुगंध, तो ताजी हवा किसको कहते हैं? जो सबसे जुड़ी हो, किसी एक कमरे या एक घर में कैद ना हो, सबसे जुड़ाव ही ताजगी लाती है। ताजगी की परिभाषा ही है ये, सबसे जुड़ाव। तो हमेशा ही सबसे जुड़ा होने का भाव और खुलापन, और इसका अभ्यास ही उसका राजे सुवास रहा। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे संबंध बहुत लोगों से होते हैं और वो बहुत ताकत देते हैं, सुख देते हैं, भले ही उनका कोई काम ना पड़े। तो ये संबंधों का एहसास
यह शक्ति देता है। तेरी ज़रूरत नहीं पड़ी किसी भी मुकाम पर, तेरी ज़रूरत नहीं पड़ी किसी भी मुकाम पर यही क्या कम कि तेरा साथ तेरा एहसास रहा। तेरी ज़रूरत नहीं पड़ी किसी भी मुकाम पर यही क्या कम कि साथ तेरा एहसास रहा। ज़िंदगी उम्मीद की टिमटिमाहटों से कट जाती है, ज़िंदगी उम्मीद की टिमटिमाहटों से कट जाती है। ये पानी भले न मिला बादल तो आसपास रहा, पानी भले न मिला बादल तो आसपास रहा। और मैं न धुना जा सका और न ही बुना, मैं न धुना जा सका और न ही बुना। मैं सूत न बन पाया सदा कपास रहा, मैं सूत न बन पाया सदा कपास रहा। कई एकाध प्रोग्रामों में लोगों ने मुझसे कहा कि आज हम लोग पांडे जी को इस साहित्य से या इस बिंदु से या इस चीज़ से दीक्षित करेंगे। तो मैंने कहा कि मैं अदीक्षित हूँ और अदीक्षित ही रहना चाहता हूँ। मेरे अंदर जो बच्चा है, जो बोरा झोरा लेके पेड़ के नीचे आम के जाके पढ़ रहा है, बिना नंगे पाँव गलियों में जाते हुए, तख्ती नचाते हुए, वो वैसा ही रहना चाहता है। वो बुना धुना नहीं जाना चाहता, वो ज़िंदा रहना चाहता है। मुनव्वर राना जो आजकल पहले बहुत पॉपुलर थे, लेकिन आजकल अब कुछ ऐसी बातें लिखने पढ़ने लगे हैं कि प्रश्न चिन्ह भी लगने लगे हैं। लेकिन उनका एक शेर बड़ा प्यारा है कि कुछ ऐसे फूल थे जो फाइलों में सूख गए, कुछ ऐसे फूल थे जो फाइलों में सूख गए। हम ऐसे फूल हैं। कुछ ऐसे फूल थे जो जंगलों में सूख गए, कुछ ऐसे फूल थे जो जंगलों में सूख गए। हम ऐसे फूल हैं जो फाइलों में सूख गए। सरकारी विभागों में आजकल जो स्थितियां हैं, उसकी या पिछले 20-25 साल से, 30 साल, 40 साल से, जब से हम लोग भी गए तब से यही स्थिति थी। और इसीलिए उस सूखने वाले माहौल में रहते रहते अधिकांश लोग सूखने लगते हैं। लोग मुझसे पूछते थे कि आप अपनी जीवंतता कैसे बनाए हुए हैं, तो मेरा यही उत्तर होता था कि हम ऐसे फूल हैं नहीं हैं जो फाइलों में सूख जाएं, क्योंकि हमारे अंदर वो बच्चा है जो बड़ा होने से इनकार करता है, वो अभी भी जिंदा है। इस पर वसीम बरेलवी का भी एक शेर है। आजकल के घुटन भरी सिविल सर्विसेज के बारे में नहीं लिखा है, उन्होंने जनरल लिखा है, लेकिन इस पर लागू होती है कि एक ऐसी आरजू में, एक ऐसी जुस्तजू में जो कहीं सुनी न जाए, एक उम्र काट आए जहाँ सांस ली न जाए, एक उम्र काट आए जहाँ सांस ली न जाए। और आखिरी शेर इसका ये कह करके एक बात आज एक चर्चा यही समाप्त करेंगे कि कभी आंसुओं में, कभी नदियों, कभी सज्जनों पेड़ों के रहा बगल में। कभी आंसुओं, कभी नदियों, सज्जनों पेड़ों के रहा बगल में, यही तो मेरा कल्पवास रहा। कभी आंसुओं, कभी नदियों, सज्जनों पेड़ों के बगल में, रहा बगल में, यही तो मेरा कल्पवास रहा। तो ये जो सूरज के सामने, चिड़ियों के साथ, इन पेड़ों में और आप सब लोगों के साथ जो ये समय बीत रहा है, यही मेरा कल्पवास है, यही मेरा कल्पवास है। इसी के साथ आज की चर्चा यहाँ हम लोग समाप्त करते हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे 7 बजे, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और कल प्रेमचंद का एक नाटक सुनाएंगे सहजता पर। इस शेर पर कि चुल्लू से पानी पीने को रहा सदा तैयार, चुल्लू से पानी पीने को रहा सदा तैयार। क्या फ़र्क पास में कभी लोटा न गिलास रहा, क्या फ़र्क पास में कभी लोटा न गिलास रहा। मैं तो डायरियाँ लिखता अनायास रहा, मुझे क्या पता ये उपन्यास रहा। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे 7 बजे।